नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 19 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये डिटेल में बताएंगे कि अली लारीजानी को इजराइल मारने में कैसे कामयाब हुआ और अब इस शहादत के बदले ईरान कितना नुकसान इजराइल को पहुंचा रहा है और इस जद में मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से आ चुका है। और साथ इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू के खतरनाक प्लान की वजह से अब आपके जेब पे भी बड़ा असर पड़ेगा और जो मुस्लिम यूनिटी आपको आज देखने को मिल रही है, आप यकीन मानिए 10 दिन बाद वो यूनिटी तबाह हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि समय अमेरिका जंग से पीछे हट रहा है और जंग से पीछे हटने की वजह से इजराइल किस कदर बिलबिला रहा है, इजराइल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये भी आप डिटेल में जानेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस समय रियाद, जो कि एक बड़ा माना जाना शहर है सऊदी अरब का, उस रियाद शहर पे ईरान ने बड़ा हमला किया और इस हमले से रियाद को बहुत नुकसान पहुंचा है। और ये नुकसान कितना है, इस नुकसान के क्या मायने हैं, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही ईरान और इजराइल की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है इस समय सऊदी अरब के रियाद शहर से, कि रियाद को मार मार के रेत बना दिया सऊदी अरब के उस रियाद शहर को ईरान ने। और मारा क्यों, वो आपको डिटेल में बता रहा हूं। कि रियाद को टारगेट करने के पीछे सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि कल ही बड़ा टारगेट करने का काम इजराइल ने किया था ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे। ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे बुशहर इलाके में एक ऑयल रिफाइनरी है ईरान की और बड़ी मशहूर ऑयल रिफाइनरी है। और जानबूझ के सऊदी अरब ने उस पर एयर स्ट्राइक की थी और इस एयर स्ट्राइक में उस बुशहर के ऑयल रिफाइनरी को बुरी तरीके से जला दिया था। और उससे ईरान की बिजली को भी बड़ा झटका लगा था। और इसी के जस्ट बाद ईरान ने कसम खाई थी कि हम बदला लेंगे और साथ ही इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया। और अगर इवैक्यूएशन ऑर्डर की बात करें तो शमराफ रिफाइनरी, जो कि सऊदी अरब के रियाद में एक मानी जानी रिफाइनरी है, उसको खाली कराने का आदेश दिया था ईरान ने। और कहा था कि हम इसको टारगेट करेंगे तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर हैं, या फिर जो वहाँ पे डिप्लोमेट तैनात है, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, या फिर जिनकी जहाज वहाँ पे खड़ी है, जिनके टैंकर वहाँ पे खड़े हैं, जो लोग काम करते हैं, जो इंजीनियर हैं, ये तमाम लोग फौरन इस रिफाइनरी को छोड़ के चले जाएं। इसके अलावा जो दुबई में है अल हुस्न गैस फील्ड, यानी तेल के अलावा गैस को भी टारगेट करने का काम किया ईरान ने। जो अल हुस्न गैस फील्ड है उसको भी खाली कराने का आदेश दिया था और कहा था कि यहाँ पे भी जितने लोग काम करते हैं वो लोग चले जाएं, यहाँ पे भी हम मेजर अटैक करेंगे। इसके अलावा कतर में रसलोफेन करके एक रिफाइनरी है, साथ ही कतर में एक और रिफाइनरी है, उसको भी खाली कराने का आदेश दिया था ईरान ने। और कहा था कि इन चारों ही जगहों पे, चाहे वो समरफ रिफाइनरी हो, चाहे अल हुस्न गैस फील्ड हो, चाहे वो जुबलिन हो, चाहे वो रसलोफेन हो, इन तीनों चारों पांचों रिफाइनरी को खाली करने का आदेश ईरान ने दिया था। और इसी के जस्ट बाद कल रात में लगभग 11:30 बजे भीषण हमले ईरान ने किए। और इस हमले के बाद क्या मंजर है इन तमाम जगहों का, एक बार उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप। इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे ये बात समझ सकते हैं कि किस हिसाब से नुकसान हुआ है रियाद में, किस हिसाब से नुकसान हुआ है दुबई में, किस हिसाब से नुकसान हुआ है कतर में। और इसके बाद भी ईरान रुकने वाला नहीं है। लेकिन अब आपको वो बात बताऊंगा जिस बात को सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। दरअसल अली लारीजानी को कत्ल करके इजराइल को लगा कि अब हमने तमाम जगहों पे फतह हासिल कर ली, चूंकि जितने भी सीनियर लोग थे हमने सबको मार दिया। अब ये बात भले ही इजराइल बोल रहा था, लेकिन ईरान के जब फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची का इंटरव्यू लिया जाता है तो अब्बास अराची बड़े साफ तौर पे कहते हैं कि हम मरने से डरते ही नहीं। मरना तो एक दिन है, चाहे आज मर जाए चाहे कल मर जाए। उस इंटरव्यू का वीडियो देखें आप। हर किसी मुमकिन टारगेट पुश। Anyone could become a target. In recent days, we have seen that they have no hesitation about targeting any place.
So far, 53 hospitals have been attacked, along with many schools. The Minab school, which has now become well known, where 168 students were killed, is the most famous example. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अब्बास अराची ने कितने बोल्ड स्टेटमेंट दिए कि मरने से हम नहीं डरते, और इधर बेंजामिन नेतन्याहू या फिर इजराइल की मोसाद ने नोटिस किया कि अमेरिका के अंदर सर फुटअव्वल का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप के खास लोग अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं और सबने कह दिया है कि ना तो ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहा और ना ही ईरान अमेरिका से कोई दुश्मनी निकाल रहा। और लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है कि ईरान के पास अभी भी कोई ऐसी ताकत नहीं है। साफ बात बोलता हूं, कड़वी बात बोलता हूं, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अभी भी ईरान के पास कोई ऐसी ताकत नहीं, या फिर पूरी दुनिया के पास कोई ऐसी ताकत नहीं, इकलौता रशिया हटा दें, इवन चाइना हटा दें, कि कोई भी ऐसी मिसाइल जो डायरेक्ट जाके अमेरिका को हिट कर सके। चूंकि इसमें किसी देश की कमजोरी नहीं है। अमेरिका की लोकेशन ऐसी है जियोग्राफिकल तौर पे देखा जाए कि 5-5 हजार किलोमीटर समुद्र है, तो 5,000-6,000 किलोमीटर दूर तक मिसाइल मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो लोगों ने समझाया डोनाल्ड ट्रंप को, और अब जनता ने भी आवाज उठाई कि जब आपकी कोई लड़ाई नहीं है तो व्हाई आर यू इंटरप्टिंग बिटवीन इजराइल एंड ईरान? भाई तुम क्यों पांव लेके घुस रहे हो? अब ये बात जब बोली तो डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी बन गई, और धीरे धीरे आप नोटिस करें पिछले कई दिनों के पैटर्न में तो इजराइल ही हमला कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा। तब बेंजामिन नेतन्याहू को लग गया कि यार अगर अमेरिका पीछे हट गया तब तो हम कचूमर बना दिए जाएंगे। तो एक तीर से दो शिकार करने का काम किया इजराइल ने। पहले तो जब ईरान का बयान आया कि खून के बदले खून और तेल के बदले तेल, तब इजराइल को ये बात पता था कि अगर हम इनके ऑयल रिफाइनरी को ठोकेंगे तो ये अलग अलग जगहों पे नुकसान देंगे। इसके बाद इजराइल ने जानबूझ के ईरान की ऑयल रिफाइनरी को ठोका, और इसके बाद सीधा रिजल्ट आपको रियाद में देखने को मिला। अब रियाद अमेरिका से कहेगा कि देखो हमारे तेल पे नुकसान पहुंचा है, और तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, और तेल की कीमतें जब आसमान छुएंगी तब पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को मसीहा बना के कहेगी कि जाओ और ईरान से फ्री कराओ इस मैटर को। और ऐसे हाल में ईरान के खिलाफ अमेरिका को आना पड़ेगा। और साथ एक चीज और समझिए कि जिसके तेल यानी जिसकी रोजी रोटी पे हमला किया ईरान ने, अब वो भी हमला करेंगे। क्योंकि अब तक केवल अमेरिकन बेसिस को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो सऊदी अरब और बाकी देशों के पास एक ऑप्शन था कि भैया अमेरिका की लड़ाई अमेरिका लड़े, हमारी जमीन भले, लेकिन हमको थोड़ी ना कोई नुकसान हो रहा। लेकिन अब जब तेल को नुकसान पहुंचा दिया गया तब तो सऊदी अरब की जेब पे चोट पहुंची, पेट पे लात पड़ी। ऐसे हाल में अब आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड आपस में ही लड़ेगा और पॉपकॉर्न खाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू मजे लेगा। यही बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान था। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही हैं। इधर अब आपको कुछ ऐसी अपडेट बताता हूं जिसके बाद आपका चेहरा खिल जाएगा। दरअसल कल रात 62वीं वेव, यानी आमतौर पे मैंने आपको बताया कि ईरान जब भी हमला करता है तो 62वीं, 61वीं, 60वीं, 59वीं, 55वीं ऐसे करके हर हमले का नाम देता है। पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, ऐसा कर कर आके 62वीं मिसाइलों की खेप ईरान ने छोड़ी है, और उससे पूरा इजराइल तबाह हो चुका है। और मैं चाहूँगा कि तमाम तबाही की वीडियोज एक बार में आप देख लें। וואי, תראה מה זה. נפילה 99%, 100%. אחי, הטיל היה מעל הראש שלנו לפני רגע. אתה יודע מה עברנו? मतलब साफ तौर पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि चाहे वो होलेंड शहर हो, चाहे वो रमेत गेन हो, चाहे तेल अबीब हो, हर जगह पे क्लस्टर बम ठोके गए, हर जगह पे तबाही का मंजर है। कभी गाड़ियां जलती नजर आएंगी, कभी बिल्डिंग ढहती हुई नजर आएगी, कहीं एम्बुलेंस खड़ी नजर आएगी। यानी इजराइल अब साफ तौर पे ईरान के हमलों को झेल नहीं पा रहा, और ऐसे हाल में अब इजराइल भी खतरनाक प्लानिंग कर रहा है कि कैसे भी करके इनको आपस में लड़ा के बाईपास लेके निकल जाओ और अमेरिका को इस जंग से बाहर ना जाने दो। खैर, इसी बीच दोस्तों इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज ने भी बड़ा बयान दिया, और इजराइल कर्ज ने कहा कि अब ईरान के तमाम लोग हमारे निशाने पे हैं। साफ तौर पे कहा कि ईरान के तमाम लोग हमारे निशाने पे हैं और हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, किसी को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और हम सबको मारेंगे। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। עוצמת התקיפות באיראן עולה מדרגה. אנחנו בעיצומה של ישורת ההכרעה. אחרי הסיכולים העוצמתיים של בכירי המשטר, מנהיג איראן בפועל לריג'ני וראש ארגון רצח בעם, הבסיג' סולימני,
חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב, שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים מול ישראל ומדינות האזור. מדיניות ישראל ברורה וחד משמעית. אין לאף אחד באיראן חסינות וכולם על הכוונת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר ईरानी। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इजराइल कर्ज ने फिर से धमकी दी और धमकी देने के बाद साफ तौर पे ये बात बोली है कि हम किसी भी तरीके से अब किसी को कोई छूट नहीं देंगे। चूंकि इजराइल का प्लान दोस्तों बड़ा सिंपल सा है कि जितना जल्दी हो सके जो पुराने लोग, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हों, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हों, चाहे वो पुराने राष्ट्रपति हों, चाहे सुप्रीम लीडर हों, चाहे नए सुप्रीम लीडर हों, चाहे अली लारिजानी हो गए, सबको ख़त्म कर दो ताकि डिसीजन मेकिंग पावर आईआरजीसी के पास न रह जाए। और आईआरजीसी के पास अगर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहेगा तो आईआरजीसी हमले बंद कर देगी और ऐसे हाल में आवाम को भड़का के वहाँ पे सत्ता परिवर्तन कराना आसान हो जाएगा। चूँकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात साफ तौर पर अपने मुँह से एडमिट की। अब सोचिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोच के बात बोली होगी कि हमने ईरान को बड़ा कम समझा था, ईरान बहुत ताकतवर है। इनको लगा भी था कि 1 या 2 दिन की जंग होगी, उसके बाद सुप्रीम लीडर जैसे ही मारे गए पजेश्कियान आके पैर में हथियार रख देंगे, अपनी तलवार अपनी शमशीर रख देंगे और कहेंगे कि भैया शरणागति दे दो, सीज फायर करते हैं, लड़ाई नहीं करेंगे, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। लेकिन वो काम हुआ नहीं। फिर इन लगा कि 2-4 दिन में ये लोग ठंडे पड़ जाएंगे, इनकी मिसाइलें ख़त्म हो जाएंगी। आज देखिए 19-20 दिन हो गए, ठंडा पड़ने का नाम ईरान ले नहीं रहा। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग मिसाइलों को मार रहा, कभी खुर्रमशहर 4, कभी बैलिस्टिक मिसाइल, कभी डांसिंग मिसाइल, कभी सर्जिल मिसाइल, ये तमाम अलग अलग तरीके की मिसाइल मार रहा। इधर जो साहेब ड्रोन है उसने अलग तबाही मचा रखी। तो ऐसे हाल में अब इनके दिमाग में एक ही प्लान है कि भैया इनका हथियार तो नहीं खत्म होगा, लेकिन चलाने वाले जो हाथ है अगर उनको टारगेट कर दिया जाए तो हाथ नहीं तो ट्रिगर कैसे दबेगा। और यही वजह है कि टॉप लीडरशिप को, जो ईरान की टॉप लीडरशिप में बैठे लोग हैं, उनको टारगेट करने का काम इस समय करने वाला है इजराइल। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी ईरान को एक दूसरा खतरा है और जब तक इस खतरे से ईरान दूर नहीं होगा ईरान कभी भी महफूज नहीं रह सकता। ये बात प्रखर राजपूत बोल रहा है, आप लिखित में ले लीजिएगा। दरअसल बात क्या है, अली लारिजानी को कैसे मारा गया आपको पता है? अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता तो अब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब से सुप्रीम लीडर को मारा गया, जब से उनको शहीद किया गया, उसी के जस्ट बाद जितने भी पुराने लोग थे वो सब बड़े सतर्क थे, बहुत सतर्क। अपनी लोकेशन चेंज करना, किसी से फ़ोन पे बात ना करना, कहीं कोई पब्लिक अपीयरेंस में मत आना, साथ ही ज़्यादा कोई मीटिंग ना करना। जो है टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए इधर उधर संदेश भेज दो, टेलीग्राफ के जरिए भेज दो, या फिर आदमियों को इधर उधर कर दो, खुद कहीं मत जाओ। तो इससे क्या होता कि इजराइल को लोकेशन पता ना चलती और खतरा होता नहीं। लेकिन बीच में क्या हुआ कि इजराइल ने ईरान के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको हैक किया था, ये बात आपको पता होगी। और उन कैमरों के माध्यम से लोगों के ऊपर नज़र रखी जा रही थी। और 13 तारीख को जब ईरान के अंदर कुर्द डे था तो कुर्द डे के मौके पे अली लारिजानी सड़कों पे नजर आ गए। वहां से फिर उनको स्क्रीनिंग करनी चालू कर दी इजराइल ने। और इसके अलावा दोस्तों खबर ये भी निकल के सामने आई कि इजराइल ने एक शख्स को खरीदा जो कि अली लारिजानी का बड़ा खास था और उसने भी एक ऐसा काम किया जो कि अली लारिजानी इतने सतर्क थे कि वो कहाँ जाते थे, क्या करने वाले थे, किसी को भी नहीं बताते थे। इवन अपने एक हाथ से काम करना तो दूसरे हाथ को ना पता चलने देना। ऐसे हाल में क्या हुआ कि कोई बग जैसा सिस्टम अली लारिजानी के पास छोड़ दिया गया। उनकी किसी खास चीज़ में, मे भी किसी अंगूठी में, मे भी किसी चैन में, या फिर किसी घड़ी में, किसी जूते में, किसी कपड़े में, किसी भी चीज़ में, शायद चश्मे में छोड़ दिया गया। उसमें जीपीएस लगा था और इस जीपीएस की मदद से इजराइल को पल पल की लोकेशन मिल रही थी कि अली लारिजानी कहाँ है। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल हमला नहीं कर पा रहा था क्योंकि अली लारिजानी जमीन कितने अंदर थे कि कोई भी बंकर बस्टर बम गिराया जाता, कोई भी खास नुकसान नहीं होता। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अली लारिजानी के पास एक मैसेज आता है। मैसेज देने वाला शख्स बताता है कि आपकी जो बेटी है वो आपसे मिलना चाहती है। अब कोई भी होगा जब बात अपनी औलाद पे आएगी तो बाहर आएगा। सेम काम हुआ, अली लारिजानी बाहर आते हैं। आने के बाद फौरन अली लारिजानी की लोकेशन मिली ही थी। उसके बाद जैसे अपनी बेटी से मिलने जाते इसी दौरान प्रीशियस अटैक करके इनको मारा गया। मतलब प्लान करके लोकेशन निकाली गई, प्लान करके इनको बंकर से निकाला गया और बंकर से निकालने के बाद इनको मारा गया। तो साफ तौर पे देखा जाए तो इजराइल का जो खुफिया डिपार्टमेंट है इस समय ईरान के अंदर इतना एक्टिव है दोस्तों कि अगर उससे निजात नहीं पाई ईरान ने तो हज़ारों ने लाखों मिसाइलें छोड़ ली।
लाखों मिसाइलें छोड़ ली, कुछ नहीं कर सकते इजराइल का, क्योंकि जब आपके घर में ही गद्दार बैठे हैं तो बाहर वालों को क्या आप मार लेंगे। समझिएगा बात को, आप क्रोनोलॉजी समझिए कि आपके अंदर ही आपके सपोर्टर नहीं है, आपके अंदर के लोग ही पैसों पे बिक गए और आपको काटने पे लग गए, तो बाहर से लड़के क्या फायदा। तो इस समय जो ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, इजराइल कर्ज ने, कि हम सबको अब एलिमिनेट करेंगे, तो इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इस शख्स ने कुछ बोला है तो कोई सॉलिड प्लान मोसाद और CIA कर रहा होगा, कोई चीज वो कर रहा होगा, और इस चीज पे ईरान को फ्रेमवर्क करने की जरूरत है। ईरान जब तक इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आप लिखित में ले लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला, ये बात आप समझ जाइए। खैर, इधर अब रशिया ने भी अपना बयान दिया। रशिया ने साफ तौर पे कहा है कि इस जंग को रोका जाए, क्योंकि ये जंग आप देखिए ध्यान से तो बहुत आगे जा रही है। अब तेल के कुओं पे जब हमला हुआ, आप सोचिए 15 दिन स्टेट ऑफ हार्मोज बंद रहा, भारत के लिए तो 10-12 दिन ही, 10-12 दिन में LPG के सिलेंडर की क्या हाल हो गई आपको पता ही होगा। लोग लाइन में लगने लगे, पार्लियामेंट का एक मुद्दा बन गया LPG गैस सिलेंडर। आप सोचिए तेल के कुओं पे निशाना बनाया गया, जिसको ठीक करने में महीनों क्या सालों लग सकते हैं। तो तेल के दाम कहाँ जाएंगे? आसमान में। और ऐसे हाल में तेल एक ही देश और बचता है जिसके पास सेफ है, रशिया। तो अब रशिया से लोग तेल लेंगे, और भारत के लिए टेंशन की बात यह है कि रशिया से ऑलरेडी हमने अपने संबंध चौपट कर लिए हैं। तो ऐसे हाल में भारत को हर एक कदम बड़ा फूक फूक के रखने की जरूरत है, और जो लोग समझदार होंगे इस चीज़ को समझ जाएंगे, और जो लोग नहीं समझेंगे आने वाले टाइम में सर पकड़ के रोएंगे। और ये बात सबके लिए है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद बड़ी अहम खबरों के साथ इस चैनल पे भी और अपने पुराने चैनल पे भी आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। इस वजह से जो चैनल पे आप लोग जो प्यार दिखा रहे हैं, ये प्यार बरकरार रखिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त करे।